गाइस, मेरा नाम आर के। मैं आप सभी को अपने आर के क्लास चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम लोग आज से भूगोल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी विषय सूची मैंने कल ही अपलोड की हुई थी। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ जाकर उसे आप देख लें, ताकि उसे समझने में आपको आसानी होगी। हम सब प्रतिदिन एक एक करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम भौतिक भूगोल की फर्स्ट चैप्टर को तैयार कर रहे हैं और नेक्स्ट डे मानव भूगोल की फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इसे समझने में सुविधाजनक हो। अब बिना टाइम की बर्बादी किए हुए अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल की पहली चैप्टर भौतिक भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र एवं विस्तार। मानव भूगोल नहीं, भौतिक भूगोल की। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई बुक हायर नहीं किया है तो आपसे सजेशन है कि आप सविंद्र सिंह की एक अच्छी पुस्तक आती है, वो आप हायर करें। यूपीएससी के लायक वो अच्छी पुस्तक है। अब हम समझते हैं कि भौतिक भूगोल होता क्या है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, कोई एक नहीं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में भौतिक भूगोल में उच्चावच अर्थात पर्वत, पहाड़, जल, वायु का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, अथवा जिसे हम पृथ्वी पर देख रहे हैं सिर्फ उसी का अध्ययन किया जाता था। आगे चल के इसमें मौसम, समुद्र, भूगर्भ अथवा पृथ्वी के अंदर की वनस्पति इत्यादि में भी विभाजित कर अध्ययन किया जाने लगा, अथवा इसे डिवाइड करके जब अध्ययन किया जाने लगा तो इसके अध्ययन भी सरल हो गए और समझने में भी यह सरल हो गया। भौतिक भूगोल में स्थान की प्रधानता दी गई थी और इसके अध्ययन को सरल बनाने के लिए प्रांत में विभाजित किया गया, ताकि इसको समझने में और अध्ययन करने में सरलता प्राप्त हो। अब नेक्स्ट हेडिंग कंप्लीट करते हैं। अध्ययन का उपागम अर्थात भौतिक भूगोल की जो अध्ययन है उसकी उत्पत्ति अथवा उसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले स्थलों का अध्ययन सबसे पहले ग्रीक जो आपके यूनान में पड़ता है तथा मिस्र में 500 ईसा पूर्व में ही प्रारंभ हो गया था, अर्थात वैदिक काल से 100 साल के बाद। हेरोडोटस जो 485 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व, अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, स्ट्रेबो 54 ईसा पूर्व से 25 ईस्वी तक इत्यादि विद्वानों ने हमारे सबसे पहले की प्रक्रिया स्टार्ट किए थे, जिसमें हेरोडोटस, अरस्तु, स्ट्रेबो ये प्रमुख विद्वान हुआ करते थे। एक शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक ज्ञान का विकास मंद हो जाता है, अथवा जो ज्ञान की जो अध्ययन होती है, प्रक्रिया होती है, वो मंद हो जाता है, जिसके कारण इसे हम अंध युग भी कहते हैं। लेकिन फिर 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसे विद्वान आते हैं जो इनके गति में तीव्रता लाते हैं। वे विद्वान इन विद्वानों को नकार दिया करते थे, क्योंकि ये जो सामने देखते थे वही किताब में लिख दिया करते थे। जैसे उस समय के प्रमुख विद्वान हुआ करते थे जेम्स हंटन ने इन्हें आकस्मिकवाद या प्रलयवाद बोला था, क्योंकि ये वही बुक में लिखते जो ये अपने सामने देखते वही किताब में लिख देते थे, इसलिए इनको आकस्मिकवाद या प्रलयवाद भी बोला जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसी समय के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता होते हैं जेम्स हंटन, जिनकी जन्म 1726 ईस्वी में होती है और 1779 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो एक रूपतावाद का उदय किया, अथवा इन्होंने एक रूपतावाद का प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया कि वर्तमान भूत की कुंजी है और न आदि का पता और न भविष्य का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इत्यादि क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें आगे चलकर इनके शिष्य जॉन प्लेफेयर, जिनकी जन्म 1748 में होती है, 1819 में मरते हैं, और सर चार्ल्स रेयर, जिनकी जन्म 1797 में होती है और 1875 में ये मर जाते हैं। जेम्स हंटन के जाने के बाद ये दोनों ने इनके एक रूपतावाद को इतने विस्तार करते हैं कि ये दोनों अत्यधिक फेमस हो जाते हैं, जिससे कि एक रूपतावाद अत्यधिक चर्चित में आ जाता है। आधुनिक भू-आकृति जो हम इस प्रेजेंट टाइम में जो हम भू-आकृति देखते हैं का विकास अमेरिका तथा यूरोप में हुआ था। यूरोपियन स्कूल में बच्चों को अपरदन, हिमकाल, मरुस्थल, स्थलाकृत, सरिता, क्रस्ट इत्यादि को पढ़ाया जा रहा था। यानी इत्यादि के जो प्रोफेसर हुआ करते थे, हर बच्चे को अलग अलग करके स्थलाकृत, सरिता, क्रस्ट की अलग अलग जानकारी दिया करते थे। सर्वप्रथम विलियम मैरिस डेविस
जिनका जन्म 1850 में और मृत्यु 1940 में हुआ था। इन्होंने स्थलों का अध्ययन किया था। ये भी अत्यधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा इन्होंने ही भौगोलिक चक्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अर्थात कि जो जन्म लेता है उसको फिर मरना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, यानी यही भौगोलिक चक्र है। इनके अनुसार जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रही है वैसे वैसे स्थल में भी परिवर्तित हो रही है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में समुद्र विज्ञान के विकास में अचानक वृद्धि हुई, अथवा समुद्र में एक व्यापक स्तर पर खोज एवं अन्वेषण का दौर प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे खोज एवं अन्वेषण काल भी कहा जाता है। समुद्र के सहारे हम व्यापक स्तर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, जिससे हमें दूसरे स्थान के बारे में पता भी होने लगा, और इसी काल में अत्यधिक खोज किए गए, इसलिए हमें इसे खोज काल भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं भौतिक भूगोल के भाग, अर्थात भौतिक भूगोल में के जो हम अध्ययन करते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो उनको हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, जैसा समुद्री विज्ञान अथवा हम जल विज्ञान भी बोल सकते हैं, स्थल विज्ञान और वायु विज्ञान। ये 3 आपके भाग में इसको डिवाइड किए गए हैं, जिससे हमें पढ़ने में और समझने में आसानी होती है। पर जानते हैं समुद्री विज्ञान क्या है। इसे जलमंडल भी कहा जाता है, जैसे कि हमने आपसे पहले कहा था कि इसे जलमंडल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जलमंडल के भौतिक, जैविक अथवा जीव पहलुओं तथा जटिलताओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या कठिनाइयाँ हैं, कैसे लोग रहते हैं इत्यादि अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्थल विज्ञान। इसको हम स्थल मंडल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत स्थल पर उपस्थित उच्चावच, पठार, मैदान इत्यादि का अध्ययन करते हैं। पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान इत्यादि के अंतर्गत सब आते हैं। थर्ड आता है वायु विज्ञान। हमारे चारों तरफ या पृथ्वी के चारों तरफ जो एक आवरण से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, जिसमें उपस्थित कणों और गैस का अध्ययन करते हैं। हमारी जो चारों तरफ जो आवरण है, चाहे वो ओजोन परत हो, चाहे क्षोभ मंडल हो, चाहे समताप मंडल हो, ये सभी परतें वायुमंडल के ही अंतर्गत आते हैं। यही तीनों भाग भौतिक भूगोल की मुख्य 3 भाग हैं। जैसा कि आप जानते होंगे BA फर्स्ट ईयर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है और उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही पूछा जाता है। इसलिए ही मैंने फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ उतने ही क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हो, जो आपके समझ में आसानी से आ जाए। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, इसलिए जो भी है वो थोड़ा ही है और ये सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसका कृपया नोटिस बनाइए और इसको स्वतः ही पढ़ें। सिर्फ देखने से काम नहीं चलने वाला है, आपको याद भी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यह शॉर्ट वीडियो ही बनाया ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। ये सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही हैं जिससे आप रट ले। नेक्स्ट डे हम ह्यूमन ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।